हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 17वें दिन में हैं और आज भी हम लोग सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान सब पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का चौथा लेसन परिवहन, संचार एवं व्यापार का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और हिंदी में काव्य खंड का 5वां लेसन भारत माता होने वाला है और संस्कृत में तो कारक शुरू हुआ है कल का, लगातार 4 दिन चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब विज्ञान सर जी, संदीप, ठीक है। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा और किसी का ऑब्जेक्टिव आपको पहले से पता हो तो बाबू आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। हाँ, सामाजिक विज्ञान चौथा लेसन ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है बाबू, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की सबसे पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? जी हाँ, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल परिवहन होता है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, इन ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली में उपलब्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब तो पटना में बन रहा है कि ना, खूब घूमा जाएगा, मैंने जो भी है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी, ध्यान दीजिएगा, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है बाबू, तो महाराष्ट्र, अच्छा ये मेटका हुआ, यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में चलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सा है? याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मुर्मुगाओ, जी हाँ, मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिए गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र याद रखिए गुजरात में है, तो गुजरात किधर है? तो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? यानी एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो याद रखिएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी टिक किया गया है, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको कल कंप्लीट किया जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब हिंदी आ गया, तो हिंदी में भारत माता चैप्टर करने वाले हम लोग, काव्य खंड का 5वां लेसन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा उदास माटी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, स्तन्य सुधोतन, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो हमारे भारत माता पाठ की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? किस ओर आकृष्ट किया था? तो याद रखिएगा समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो याद रखिएगा 30 करोड़ संतानें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता कविता की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा गंगा दत्त पंत था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उनकी कौन सी कृति? तो चितंबरा पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हाँ अब संस्कृत, तो संस्कृत में आज हम लोग कारक करने वाले हैं। 23 को शायद क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए थे लोग, आज उसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र डैश 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 इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। तो स्वतंत्र कर्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ये जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा? तो याद रखिएगा सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? जी हाँ, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो याद रखिए इसमें जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मोहनेन पत्रम लिख्यते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया होती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तृतीया तो ऑप्शन नंबर ए माने ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिए तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य के मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टियो कर्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयम जटाभि तापसः प्रतीयते वाक्य में जटाभि पद की में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा इत्तम भूत लक्षण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? कौन सा कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो सभी को पता है अधिकरण कारक में 7वां नंबर यही ना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्रथाच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? ध्यान दीजिएगा छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस विभक्ति में तृतीय विभक्ति हुई है?
तो ध्यान दीजिएगा, सह योजनेन कथाम समाप्तवान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में येनांग विकारः सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन? तो कर्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयात गंगा प्रभवती, वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा, भुवः प्रभव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सप्तमयधिकरण च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो याद रखिएगा, आगते रामे मोहनः गृहम गतः, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे विज्ञान है, तब संधि से पढ़िए, बाकी के कारक कल किया जाएगा। तब तक के लिए खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, है ना, एग्जाम में गर्दा उड़ाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सर, हेलो एवरीवन, बोर्ड 1 में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बायोलॉजी का जो चैप्टर है अनुवंशिकता, उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम पूछा है, वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज की क्लास में इस चैप्टर का यानी अनुवंशिकता का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है यहाँ पर, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन है पुरुष में, बी स्त्री में, सिर्फ सी दिया है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी में से कोई नहीं। ओके, देखते हैं। तो पुरुष में क्या होता है लिंग क्रोमोसोम, वो होता है XY। स्त्री में क्या होता है XX। अब बताइए इसमें पूर्ण जोड़ा कौन है? क्या पूरा जोड़ा है? नहीं ना है, बट यहाँ पे पूरा जोड़ा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में, ध्यान दीजिए, सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाया जाता है, यानी कितना जोड़ा पाया जाता है? तो कितना जोड़ा पाया जाता है? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी कितना संख्या में कितना होता है? 46। तो देखो ऑप्शन में दिया 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। ओके, और याद कीजिए पिछले क्लास में क्वेश्चन मिला था, वहां क्या था? नर युग्मक में यदि युग्मक रहता तो कितना होते? 23 क्रोमोसोम होते। बट यहाँ पर सामान्य कोशिका में पूछा है तो क्या होगा? 46। तो 46 मतलब कितना युग्म? 23 जोड़े, यानी 23 युग्म। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? मेंडल रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन ए दिया आंख का रंग, बी दिया चमड़ी का रंग, सी दिया शरीर का आकार, डी दिया बाल की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बाल की प्रकृति वाला क्या है? वंशागत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौना पौधा कौन दर्शाता है? टीटी। जो स्मॉल टीटी दी है इधर, ये वाला होता है। एक्चुअली में क्या होता है? ये वाला क्या होता है? शुद्ध लंबा पौधा होता है। ये भी क्या होता है? लंबा पौधा होता है, बट इसमें बौनापन का भी गुण होता है। बट लंबा क्यों होते हैं? इसमें लंबा वाला जो लंबाई वाला गुण क्या होता है? प्रभावी होता है। लंबेपन वाला गुण क्या होता है? प्रभावी होता है, इसलिए दोनों लंबा होते हैं। ये वाला क्या होता है? ये तो लंबा है ही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बौना पौधा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? जो हेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का युग्म होता है, तो स्त्री में क्या होता है? XX होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन ए दिया फिनोटाइप, बी दिया जीनोटाइप, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। ओके, इसे जीन प्रारूप भी बोलते हैं। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? बहुत फेमस क्वेश्चन, देखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मेंडल ने किस पौधा का चुनाव किया था? मटर के पौधा के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या, तो वो पता है ना कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 मतलब कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में ना 22 जोड़ा जो होते हैं एक समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। जो एक जोड़ा होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? लिंग। ये आप लोग पढ़े होंगे लोग लिंग निर्धारण में।
इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑटोसोम। तो ऑटोसोम कितना होगा, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। ऑप्शन ए समझात अंग, बी असमझात अंग, सी अवशेषी अंग, डी में से कोई नहीं। आपको पता होगा समझात अंग क्या होते हैं, वैसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखते हैं, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद। तो मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ इन सब के अग्रपाद की संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होंगे, ये सबको सब समझाता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो ऑप्शन में देखिए तो चिंपैंजी से, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ऑप्शन है समझात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्ति अंग। तो आपको बता दिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, ये दोनों का क्या है, सेम है, उड़ना है। और हम पढ़े तो याद है, समवृत्ति अंग क्या होते हैं, वैसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होते हैं। इन दोनों कार्य समान, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति अंग। वृत्ति माने क्या होता है, कार्य समान, एक समान। तो कार्य एक समान है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में भी दिया है। ऑप्शन ने दिया है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत, हाथी का दांत, आलू और घास की ऊपरी भूस्तरीय, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, ऑप्शन ने दिया रीढ़ की हड्डी, बी दिया अंगूठा, सी दिया कान, डी दिया है अपेंडिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर देंगे। ये अवशेषी अंग यदि इसको अपने शरीर से निकाल भी दिया जाए ना तो कोई असर होने वाला नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने कोशिका खोज किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य के आहार नाली में अवशेषी अंग, अभी कुछ देर पहले मिला था, अपेंडिक्स क्या होता है, अवशेषी अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान क्या है, क्या है और फिर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। ऑप्शन दिया CO2, बी दिया NO2, सी दिया है O2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। यानी जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, ऑक्सीजन गैस नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन खत्म। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।